फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 1 में इकाई 2 त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्वचा के परिरक्षण की विधियां यानी चर्म के परिरक्षण की विधियां। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्वचा, आंत, ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में त्वचा यानी चर्म के परिरक्षण की विधियां के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चर्म और खालों में लगभग 62% आर्द्रता और 38% शुष्क द्रव्य होता है। अधिक आर्द्रता की मात्रा और प्रोटीन युक्त सामग्री की उपस्थिति के कारण जो पूतिकारी जीवाणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूल माध्यम प्रदान करते हैं, खालों और चर्म के अपक्षय होने लगता है। यानी अगर नमी रहती है तो चमड़ा जिससे खराब होने लगता है। यदि जीवाणुओं के गुणन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय न किया जाए तो चर्म क्षतिग्रस्त हो जाती है और निम्न गुणवत्ता का चमड़ा प्रदान करती है, अथवा कभी कभी तो पूरी तरह से नष्ट भी हो जाती है। दूषण अथवा अपक्षय का पहला संकेत पूरे चर्म अथवा उसके भागों से रोमों का लुप्त होना होता है। इनसे दुर्गंध निकलती है। चर्म के मांस वाले भाग यानी भीतरी भाग पर अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा होने वाली क्षति की मात्रा के अनुसार गहरे रंग के धब्बे या पैच दिखाई देते हैं। परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य खालों को टैनरी में भेजने से पहले जीवाणुओं द्वारा पुति भवन को और अन्य भौतिक क्षतियों जैसे सिकुड़न, कीटों द्वारा खाए जाने आदि को रोकना जरूरी होता है। यह धूप में सुखाकर या संसाधन द्वारा किया जाता है। विकृति को रोकने की सबसे महत्वपूर्ण विधि संसाधन यानी नमक लगाकर रखना है। संसाधन निम्न तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आर्द्र लवणीकरण अथवा हरा कच्चा लवणीकरण, दूसरा शुष्क लवणीकरण और तीसरा ब्राइन यानी लवण जल में संसाधन। आइए सबसे पहले देखते हैं धूप में सुखाना। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशुओं से उतारी गई खालों को बड़ी संख्या को धूप से सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। खालों को खींचकर धातु के ढांचे पर बांध दिया जाता है या लकड़ी से बांध दिया जाता है और खुली हवा में सुखाया जाता है, ताकि इसमें कोई परेशानी न हो। सीधी धूप से बचना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे खाल को क्षति हो सकती है और उसकी मजबूती कम हो सकती है। वह स्थान सुआतित होना चाहिए जिससे अच्छा वायु संचरण हो सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं शुष्क लवणीकरण। शुष्क लवणीकरण का उपयोग खालों और चर्म के वजन को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे उनका परिवहन आसान और संरक्षण गुणवत्ता बेहतर हो जाए। यह पुति भवन को रोकने का सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि लवण मृतपोषी जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। शुष्क लवणीकरण की संतुति छोटे खाल उत्पादकों, ग्रामीण खाल उतारने वालों और मुख्य खाल बाजार से सुदूर स्थित स्थानों में रहने वाले संसाधन कर्मियों के लिए की जाती है। भारत में शुष्क लवणीकरण अधिकतर खारी लवण से किया जाता है, जिसका प्रमुख अवयव सोडियम सल्फेट है। खारी लवण के मिश्रण को एक भाग खारी लवण को 2 भाग जल में घोलकर तैयार किया जाता है। इस पद्धति में खालों को धोकर उसकी काट छाट की जाती है, फिर सूखे नमक को चर्म के मांस वाले भाग की तरफ रगड़ा जाता है और चर्म को रात भर के लिए परतों में ढेरी बनाकर रखा जाता है। लवणीकरण करने के बाद इन्हें लंबे बांसों पर लटकाकर धूप में सुखाया जाता है। शुष्कन 2 से 3 दिन में पूरा हो जाता है। गर्म मौसम में जब तापमान 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो शुष्कन छाया में किया जाता है। अधिक तापमान पर शुष्कन खालों और चर्मों की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करता है, जबकि सर्दियों में सीधे धूप में शुष्कन किया जा सकता है। धूप में शुष्कन जमीन पर
धूप में शुष्कन जमीन पर अथवा वायु शुष्कन हो सकता है। भूमि पर शुष्कन को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कर्मश सतही यानी ऊपरी सतह मृतपोषी जीवों की क्रिया द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती है। मृतपोषी जीवों द्वारा क्षति चर्म और खालों के मूल्य को घटाकर आधा कर देती है। सामान्यतः खालों को लवणीकरण के बाद उन्हें बांस के बने ढांचों और रस्सी के ढांचों पर लटकाकर या बांधकर सुखाया जाता है। कभी कभी खालों में स्ट्रा भरकर उन्हें हवा में सुखाया जाता है। खालों को लकड़ी के चौखट पर सुखाना एक सरल और वांछित शुष्क संसाधन या शुष्क लवणीकरण विधि है। खालों को लकड़ी के ढांचे पर रस्सी से बांधकर लटकाने से पहले उन्हें धो लेना सही रहता है। इस विधि में खाल को लंबाई में बांधकर उनके किनारों के समान रूप में लटका दिया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे ज्यादा न खींचा जाए। शुष्कन काल में ढांचों को तिरछा रखना चाहिए जिससे सीधी धूप से बचा जा सके, क्योंकि उससे खालें सिकुड़ या संकुचित हो सकती है। ऐसी खालों को संकुचित खालें कहते हैं और इनका मूल्य कम हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वायु शुष्कन के लाभ। वायु शुष्कन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। बाल गिरने और पुती भवन की संभावना नहीं होती है। बेहतर श्रेणीकरण की संभावना होती है क्योंकि कोई भी काट या खरोच या परजीवी क्षति को आसानी से देखा जा सकता है। संरक्षण की गुणवत्ता बढ़ जाती है। परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता होता है क्योंकि यह हल्की होती है। संक्षारण से बचाव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र लवणीकरण। इस प्रक्रिया को हरित कच्चा लवणीकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ताजी उतारी गई खालों और चर्मों को ढाल वाले अवतल प्लेट फॉर्म पर फैला दिया जाता है जिससे उन्हें ठंडा किया जा सके। फिर उस मांस वाली सतह की अच्छी तरह से नमक का छिड़काव किया जाता है और रात भर वैसे ही रखा रहने दिया जाता है। आर्द्र लवणीकरण के लिए सेंधे नमक अथवा समुद्री नमक का उपयोग किया जाता है। इस लवण में मिश्रण हो सकता है जैसे 100 भाग नमक प्लस 2 भाग नेफ्थेलिन प्लस 2 भाग Na2CO3। सेकंड है 100 भाग नमक प्लस 1 भाग नेफ्थेलिन प्लस 2 भाग बोरिक अम्ल यानी बोरिक एसिड। अगली सुबह उस नमक को हटाकर नमक की ताजी परत को इस प्रकार बिछाया जाता है कि खाल के अपेक्षाकृत मोटे भागों में पतले भागों की अपेक्षा अधिक नमक रहे। पहली खाल के ऊपर दूसरी खाल को उसकी बाल की सतह यानी कड़मे सतह को नीचे की ओर रखते हुए फैलाया जाता है और पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। खालों को तब तक के लिए रहने दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह से संसाधित नहीं हो जाती। ढेरियों को आवर्ती रूप में मोड़ा जाता है अथवा उल्टा पलटा जाता रहता है जिससे उनके अंदर अधिक ताप विकसित होने से रोका जा सके, क्योंकि ताप का विकास गुणवत्ता को अधिक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने त्वचा, आंत ग्रंथियों और मृत पशुओं का हस्ताचरण और उपयोग में त्वचा चर्म के परिरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।